स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्म पे हमारा कैपेसिटेंस वाला टॉपिक पढ़ा था और कैपेसिटेंस का हमने बेसिक समझा था। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 फैराड को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, इस सब के बारे में हमने देखा था। आज हम एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे जो एक आर रेडियस का है। तो देखते हैं इधर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है और इसे चार्ज दिया। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो उस कंडक्टर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है और ऐसा मान लेते हैं हमने यहाँ इसको क्यू चार्ज दिया है और ये जो कंडक्टर है ये एयर के अंदर या वैक्यूम में रखा हुआ है, किसी मीडियम में नहीं रखा हुआ। तो सपोज इसको कितना चार्ज दिया हमने, क्यू। तो हम जानते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी, चारों तरफ परपेंडिकुलर निकलेंगी इसकी। इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले चैप्टर में भी बताया था किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। यानी इसकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट तक, अब देखो ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसकी एनर्जी इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो किस तरह से इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, C = Q/V। तो किसी भी तरह से हम इसका V निकाल लें तो हमारे पास C आ जाएगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस पे अगर Q चार्ज हो तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, V = KQ/R। कितना पोटेंशियल होता है, V = KQ/R। तो C = Q/V का वैल्यू रखेंगे KQ/R। यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये C = आ जाएगा R/K। और हम जानते हैं कि K क्या होता है, K होता है 1/4πε0। तो C = R और K के वैल्यू रख दी मैंने 1/4πε0। तो यहां से हमारे पास C का वैल्यू आ जाएगा C = 4πε0R। तो यहां देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। सपोज अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैं किसी मीडियम में उठा के रख दूं जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C, यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम। ध्यान देंगे सभी, कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम आएगा Cm = 4πε0 की जगह आएगा εr। और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ε/εr। तो Cm यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम = 4πε0 εr। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो εr के प्रोपोर्शनल है, यानी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से आ जाएगा C/Cm = 4πε0r/4πε0 εr। इस एप्सिलॉन को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, 4π से 4π। तो यहाँ यहाँ अगर मैं Cm की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा मेरे पास εr × C। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर को मैं किसी ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr है, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है εr उतने टाइम्स हो जाती है। ये तो क्या है, वैक्यूम में कैपेसिटेंस, तो ये क्या आ गई, मीडियम में कैपेसिटेंस। तो मीडियम में कैपेसिटेंस = परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी मीडियम में कंडक्टर को रखने पर उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1 से हम अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ भी एक स्फीयर की तरह है और इसका कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आता है। तो C = 4πε0r। तो
4 पाई 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 और आर, अर्थ का रेडियस कितना है हम जानते हैं, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। तो मीटर में बदलने के थे 10⁻3। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कैलकुलेट करके आता है 711 माइक्रो फेराड, यानी अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 711 माइक्रो फेराड। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर में, मुझे वैल्यू याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ 711 माइक्रो फेराड। जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा, इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल उन बच्चों के लिए काम के हैं जो अभी नए 12th में आए हैं। ये किसी आईआईटी में या नीट वगैरह में इतने इजी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन इससे हम अपना कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक आता होगा तभी हम आगे के एडवांस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 फेराड कैपेसिटेंस, यानी एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है, उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और हम ये भी जानते हैं कि K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं C इक्वल्स टू R/K, ये भी लिख सकता हूं इसे मैं। तो C का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 1, और R हमें फाइंड करना है, और K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। तो यहां से R का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मीटर। तो एक ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस 9 इंटू 10⁻9 माइक्रोफेराड होती है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है। इसी तरह से एक और इजी न्यूमेरिकल देखेंगे। गिवन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 2 स्फीयर, यानी 2 स्फीयर है जिन्हें हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, of different radius and the ratio of potential at their surface is 1:2। उनके पोटेंशियल के रेशियो दिए हुए हैं। सपोज एक पे मान लेते हैं V1, दूसरे पे मान लेते हैं V2, तो V1/V2 दिया 1:2, और एक की रेडियस मान लेते हैं R1 और एक की रेडियस मान लेते हैं R2। लेकिन उनके कैपेसिटेंस जो है, उनको चार्ज कैसे दिया गया है, सेम दिया गया है। तो और हमें फाइंड क्या करना है, What is the ratio of their capacitance, हमें उनका कैपेसिटेंस का रेशियो फाइंड करना है। तो मैं पहले लिख लेता हूं, C इक्वल्स टू होता है हमारा C इक्वल्स टू Q/V। तो मैं लिख सकता हूं C1 इक्वल्स टू Q1/V1, और इसी तरह से C2 इक्वल्स टू Q2/V2। तो मैं यहां से C1/C2 निकालूं तो आएगा C1/C2 इक्वल्स टू Q1/V1 इंटू V2/Q1 Q2, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां मैंने रेशियो निकाला, इसमें मैंने यहां नीचे की तरफ ऐड किया Q2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन Q2/V2। तो V2 ऊपर हो जाएगा और Q2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ Q1 इक्वल्स टू Q2 है ऑन गिवन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q1 इक्वल्स टू कितना है Q2। तो ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं C1/C2 इक्वल्स टू V2/V1। तो V2/V1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2/1। तो C1:C2 इक्वल्स टू आगे कितना 2:1। इस तरह से हम इनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पर हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is 50 microfarad in vacuum. Find the capacitance in a dielectric medium
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। एक हमें कंडक्टर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड और उसका कैपेसिटेंस हमें एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फाइंड करना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। यानी हमें गिवन है C इक्वल्स टू 50 माइक्रोफैराड है, एप्सिलॉन R हमें गिवन है 6। तो मैंने आपको बताया था किसी मीडियम में कैपेसिटेंस होता है Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C, यानी कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज होता है। तो मीडियम में कैपेसिटेंस होगा 6 इंटू 50 माइक्रोफैराड यानी 300 माइक्रोफैराड। इस तरह से हम मीडियम में कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से C और Cm की वैल्यू दे दे और हमें एप्सिलॉन R पूछ ले, तो हम इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और हमें आने चाहिए और आसानी से हम कर सकते हैं। तो अभी तक के हमें डिस्कशन से ये समझ में आ गया कि अगर हमें किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना हो तो अगर हम उसका साइज बढ़ा दें, उसका एरिया बढ़ा दें, तो उसका हम कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बार बार हम किसी भी कंडक्टर का साइज नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें मान लो बढ़े हुए कैपेसिटेंस की जरूरत है तो हम बार बार उसका साइज बढ़ाकर कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा सकते। हमें एक ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि हम कैपेसिटेंस उनका इंक्रीज कर सके कंडक्टर का साइज बढ़ाए बिना। तो ऐसा एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। तो अब हम देखेंगे कैपेसिटर किसे कहते हैं। कैपेसिटर ऐसे दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें उन कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस उनका साइज बढ़ाए बिना बढ़ाई जा सके। अभी हमने कैपेसिटेंस के बारे में ये पढ़ा था कि हम कंडक्टर का कैपेसिटेंस उनका साइज बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते। जब हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना हो हम बार बार हम साइज बढ़ाएं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम उसका साइज बढ़ाए बिना ही उसका कैपेसिटेंस हम आसानी से बढ़ा सकें। तो एक अच्छा अल्टरनेट क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर और एक होता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये मेनली 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कवर करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, या कुछ बुक्स में हमें इस तरह का भी देखने को मिलेगा। और ये होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर का मतलब ये है इसका कैपेसिटेंस कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन कुछ कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। इस टाइप के जो होते हैं वो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। पहले हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें हम दो कंडक्टिंग प्लेट को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हैं, या यूं कह लो किसी मीडियम से हम दोनों प्लेट को सेपरेट करते हैं। वो मीडियम एयर हो सकता है या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है। दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, पैरेलल होती है, दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं जिन्हें हम एक स्टैंड पर जो है अरेंज करते हैं। कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती है पैरेलल प्लेट, इसीलिए इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझेंगे, किस तरह से इसका साइज बढ़ाए बिना इसका कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है। सपोज हमारे पास एक प्लेट है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। अगर इसके पास एक और न्यूट्रल प्लेट रख दी जाए तो हम जानते हैं कि इस प्लेट पर चार्ज इंड्यूस होगा और वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा और बाहरी इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। सपोज ये प्लेट ए थी और ये प्लेट बी थी। तो जैसे इस प्लेट ए को हमने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो प्लेट बी की इंटरनल सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हम जैसे ही इस प्लेट बी को ग्राउंड करते हैं, देखेंगे किस तरह से,
जैसे ही हम इस प्लेट बी को ग्राउंड करते हैं तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और प्लेट पर केवल इंटरनल सरफेस पर चार्ज बना रहता है। तो इस तरह जो चार्ज दिख रहे हैं इसे हम बाउंडेड चार्ज भी कहते हैं। सपोज इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा है इसे हम कह रहे हैं कैपेसिटर कह रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका साइज बढ़ाए बिना कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इस प्लेट पर पहले मान लो पोटेंशियल था V पोटेंशियल था। जब ये प्लेट चार्ज नहीं हुई थी, किसी तरह से चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले सपोज प्लेट A पर पोटेंशियल कितना था, V पोटेंशियल था। लेकिन जैसे ही प्लेट B चार्ज हो जाती है तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट A के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है? सपोज पहले पोटेंशियल कितना था, V था, लेकिन अब न्यू पोटेंशियल जो होगा V न्यू, वो कितना हो जाएगा, जो पहले वाला पोटेंशियल था वो, और जो इस नेगेटिव प्लेट की वजह से पोटेंशियल आया, सपोज वो आया माइनस V डैश। तो ये कितना हो गया, V न्यू इक्वल्स टू V माइनस V डैश। तो हम देख सकते हैं कि जब दूसरी प्लेट इसके पास रख दी गई है तो पहली वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कैसा हो गया, कम हो गया, क्योंकि V माइनस V डैश आ रहा है। तो उसी पोटेंशियल तक चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट को और चार्ज देना पड़ेगा, यानी उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है, कंडक्टर का इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि जिसकी चार्ज होल्डिंग कैपेबिलिटी को, चार्ज लेने की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस कैपेसिटर में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी जो चार्ज प्लेट होती है उसके पास में किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का आता है, ये हम जानते हैं, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इस कैपेसिटर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये हो गया E वेक्टर, इस तरह से डेवलप हो जाता है। लेकिन ये जो इसके किनारे होते हैं, ये जो एजेस हैं, इन एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कर्व फॉर्म ले लेता है, इस तरह की कुछ कर्व फॉर्म ले लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिपल्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे ले लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, कर्व हो जाती है। इसे हम फ्रिंजिंग इफेक्ट भी कहते हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो फ्रिंजिंग इफेक्ट किसे कह रहे हैं कि जो कैपेसिटर है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एजेस हैं, उन एजेस पर सरफेस डेंसिटी, चार्ज सरफेस डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल ना होकर कुछ कर्व शेप ले लेती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। वापस से सुनेंगे ध्यान से, फ्रिंजिंग इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसे। हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमें पता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये जो एजेस होती हैं, किनारे होते हैं प्लेट के, इन किनारों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है, और जहां पर ए कम होता है वहां पर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होती है। तो एजेस पर एरिया कैसा होता है, उसका कम होता है, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व फॉर्म ले लेती हैं, इस तरह की कर्व फॉर्म ले लेती हैं। इसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। लेकिन इनका इफेक्ट हम नेग्लिजिबल मानकर हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। हम देखेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो अब है डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस, यानी हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं जब प्लेट्स के बीच में एक एयर मीडियम भरा हुआ है। तो कुछ ही समझेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटें हैं और इस पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और इस पर चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और दोनों इसको हमने सपोज ग्राउंड किया, और दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों प्लेटें के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ हमें स्मॉल d, और जो इनका एरिया है वो है A मीटर स्क्वायर, और जो इन प्लेटों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन को, किस सिस्टम को हम कैपेसिटर कहेंगे। सपोज अगर हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए जैसे एक प्लेट पर प्लस Q चार्ज है और एक प्लेट पर माइनस 2Q चार्ज है, तो हम कभी भी इसको कैपेसिटर कंसिडर नहीं करेंगे। कैपेसिटर में क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। जो कंडक्टर होता है उन कंडक्टर्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर दोनों जगह चार्ज अलग अलग है तो हम उसे कभी भी कैपेसिटर कंसिडर नहीं करेंगे। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कंडक्टर्स हैं दोनों कंडक्टर्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अब इसी तरह और देखेंगे इसे आगे। सपोज ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और एक पर सरफेस डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक पर माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और चार्ज मान लेते हैं हम, चार्ज है Q और यहाँ है माइनस Q, और यहाँ जो मीडियम भरा हुआ है वो मीडियम भरा हुआ है एयर। अभी हम वैक्यूम फिल कर रखा है या एयर फिल कर रखा है। तो सपोज हम यहाँ एक पॉइंट P लेते हैं, कैपेसिटर के अंदर एक पॉइंट P लिया है, तो हम देखेंगे ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इस प्लेट को A कह देते हैं और नेगेटिव वाली प्लेट को B कह देते हैं। जो प्लेट A है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो ये नेगेटिव वाली है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट की तरफ ही होगा, इनवर्ड होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव जो प्लेट है इसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट की तरफ होगा। तो EA और EB की डायरेक्शन हम देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये होगा E इक्वल्स टू EA प्लस EB। और हम एक चार्ज शीट की वजह से हम क्या कह सकते हैं, E इक्वल्स कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E आएगा हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो इनकी लेंथ है, जो शीट की लेंथ है वो इसकी जो थिकनेस है इसकी थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, या यूं कह सकते हैं इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ है वो लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे इनफाइनाइट प्लेन शीट मानकर डेरिवेशन करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से आता है। तो कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसे बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसे आगे आप ध्यान रखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन एक। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन से हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। तो देखेंगे आगे, इफ potential difference between plates A and B is V,
then we can write V equals to E into D। और E हम निकाल चुके हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ V इक्वल्स टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, by the definition of capacitance C equals to Q upon V। तो C equals to Q और V का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूं यहां पर। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा को लिख दूंगा मैं Q अपॉन A इंटू डी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A। तो ये कट गया, तो C हमारा यहां से निकल कर आ रहा है, कहते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो यहां ध्यान देंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है। यानी उसका जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है और उन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। यहां हमने मीडियम के लिए रखा है एयर, यानी परमिटिविटी कितनी है यहाँ पर वैक्यूम की, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ रहा हमारा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अभी हम इसी तरह के आगे और भी केस कंसिडर करेंगे, पहले आप यहां तक से समझ सकते हैं।